अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में विर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ 302 का टॉपिक नंबर 19 से 22 तक डिस्कस करने वाले हैं। सो आने वाली वीडियोस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 19 में बेसिकली डिस्कस किया गया है अयूब खान के एरा के बारे में, जिसमें फर्स्टली जो है आपका फर्स्ट मिलिट्री रिजीम आएगा और साथ में आपका सेकंड रिपब्लिक आएगा 1958 और 16 तक 69 तक सॉरी। अब इस पीरियड में बेसिकली हुआ क्या है, हम इसके इंट्रोडक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पीरियड है मेनली ये अयूब खान के रूल के साथ मतलब कि एसोसिएट है। जस्ट लाइक के जैसे अयूब खान जो पाकिस्तान में जब उनका फर्स्ट रूल आया जनरल अयूब खान का, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत की उसके बारे में बात की गई, क्या उनका सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका रोल है उसको इसमें बताया गया। और उनका जो एरा था या जो उनका टाइम पीरियड था वो 1958 से लेकर 1969 तक है, जिसमें उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया। और उसके अलावा जो था कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस आए जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से पाकिस्तान को क्राइसिस भी फेस करने पड़े। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो अयूब खान ने मार्शल लॉ इनिशिएट की थी उसका वो फर्स्ट फेज था जो कि डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जो थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री के सीन्स के, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि हार्मफुल भी साबित हुआ। अब यहाँ पे जो था 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन की फेलियर आई, जिसकी वजह से मार्शल लॉ को जो था वो इम्पोज कर दिया गया। और उसके बाद सेकेंडली ये हुआ कि इस दौर में डिफरेंट किस्म की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सिविल किस्म के क्रिटिकल फ्लॉज भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था 1956 का, उसको जो था वो डिफरेंट रीजन की वजह से जो था वो फेलियर फेस करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में बात की गई। दैट्स मीन्स कि जो प्रेसिडेंट था उसकी जो डिस्क्रिशंस थी मतलब अपॉइंट करने की या डिसमिस करने की प्राइम मिनिस्टर को, उसकी जो इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से प्रेसिडेंशियल पावर ख़त्म हो गई। जो इश्यूज आई इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। सेकंड में बात की गई लेजिटिमेसी क्राइसिस के बारे में। भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम को एक लेजिटिमेसी चाहिए थी और इसमें भी मतलब कि उन्हें फेलियर जो था वो फेस करना पड़ा। इसका ये रीज़न भी था बिकॉज हमें लेजिटिमेट क्राइसिस भी फेस करने पड़े। उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप है, मतलब कि हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। इस वजह से हमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी काफ़ी जो था वो डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस फेस करने पड़े इसके रिगार्डिंग भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है लास्टली फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप्स के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो है कि जो मुस्लिम लीग की जो अनपॉपुलैरिटी थी और जो इसकी इमरजेंस थी, मतलब एक तो मुस्लिम लीग की अनपॉपुलैरिटी थी, सेकंड पे जो डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज की इमरजेंस हो रही थी ऑन देयर पर्सनल बेसिस, मतलब कि जो लोग थे वो अपनी बरादरी या कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी नई नई जो थी वो पॉलिटिकल पार्टीज में आए थे। और मुस्लिम लीग की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती जा रही थी, अनपॉपुलर हो चुकी थी वो। उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आए, लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल बाइसेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से जो पार्टीज थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था हमारा वो वीक होता चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात की गई एडवेंट ऑफ अयूब खान एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। अब यहाँ डिस्कस किया कि किस तरीके से जनरल अयूब खान ने 1958 में मतलब आपको जो था वो टेक ओवर किया जो आपकी हुकूमत थी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मिलिट्री रिजीम का जो था वो बिगनिंग रिजीम कहते हैं हुकूमत को, मतलब कि जो मिलिट्री की फर्स्ट हुकूमत थी सो द मार्शल लॉ वो स्टार्ट हुई 1962 में। अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें इंस्टीट्यूशन में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, बेसिकली सेकंड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करवाया गया इस इंस्टीट्यूशन में। अब इसके कुछ की फीचर्स इंक्लूड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें था प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया, मतलब एक लाइक शिफ्ट थी ये टू मतलब जो आपकी गवर्नमेंट थी उसके सिस्टम में एक शिफ्ट थी जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम से वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। सेकंड पे बात की गई यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। सो फेडरल स्ट्रक्चर इज समथिंग के
सेकंड पे डिस्कस किया गया यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। सो जो कंट्री थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एज एन फेडरल स्ट्रक्चर, जो एक सिंगल लेजिस्लेटिव यूनिट था। थर्ड पे बात की गई यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेटर्स के बारे में। मतलब अब इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल चैम्बर था जो कि इस्टेब्लिश किया गया, मतलब एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी लेजिस्लेटिव बॉडी को, जो कि सिंगल चैम्बर पे थी। उसके बाद बात की गई यहाँ पे जुडिशरी एंड आइडियोलॉजिकल काउंसिल्स के बारे में। सब यहाँ पे क्या हुआ, जो जुडिशरी थी उसको रिफॉर्म किया गया और एक आइडियोलॉजिकल काउंसिल बनाई गई, जो कि बेसिकली इसलिए बनाई गई थी ताकि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को इंश्योर कर सके कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो मुल्क है वो चल रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ बात की गई बेसिक डेमोक्रेसी बीडी सिस्टम के बारे में। उससे पहले भी कोई चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, मतलब जस्ट लाइक कि जो बेसिक राइट्स है वो मुस्लिम्स को या जो नॉन मुस्लिम्स उनको मिल रहे हैं या नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव मतलब कि जस्ट लाइक जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के या फिर जो मतलब रूल्स बनाए गए उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया बीडी सिस्टम के बारे में। तो दिस इज समथिंग कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, और इसमें डिफरेंट किस्म के जो थी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करने के लिए, जिसमें आपके फंक्शंस आते हैं डिफरेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जैसे कि इसमें लोकल काउंसिल को सेटअप किया गया था वेरियस लेवल्स पे, यूनियन पे, तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे और डिवीजन पर। फिर इनको इलेक्शंस के थ्रू जो था इनके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था। बीडी का सिस्टम का मतलब भी बेसिकली ये कि जो एक आपका जो बेसिक पर्पस है गवर्नमेंट है आपकी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, और उसके बाद जो है वो लोकल एरियाज में लोकल काउंसिल्स में डिफरेंट स्टेजेस पर तहसील यूनियन या मतलब सिटीज़ के बेस पे आप एक मतलब के इलेक्शंस करवाएं फिर उन्हें प्रमोट करवाया जाए। नेक्स्ट यहाँ बात की गई एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के बारे में। हायरार्की इज समथिंग के जिसमें आप लोग बेसिकली डिस्कस ये करते हैं कि जो लेवल्स होते हैं मतलब कौन किस लेवल पर है। सो जो गवर्नेंस थी अयूब खान की, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट मतलब कि सेंट्रलाइज किया गया, ऑटोक्रेटिकली सेंट्रलाइज किया गया। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पॉइंट आता है वो है यूनियन काउंसिल का। ये ग्रास रूट लेवल है, मतलब कि सबसे बेसिक लेवल है, जिसमें जो यूनियन काउंसिल है उसकी जो चेयर मतलब जो यूनियन काउंसिल है वो इलेक्शंस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है थाना या आपकी तहसील काउंसिल। अब इस काउंसिल में क्या होता है कि जो चेयरमैन है उसको सब डिविजनल ऑफिसर्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इसमें सब कॉन्स्टिट्यूएंट डिवीजन ऑफिसर्स आता है या असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, जो कि इलेक्शंस के थ्रू या जो भी मतलब कि उनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। इसकी जो चेयर है या इसका जो भी मतलब सीट है उसको वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के थ्रू आती है। मतलब इसमें आपका हाफ इलेक्शंस होते हैं और हाफ अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। फिर डिवीजन काउंसिल आती है, इसका जो हेड है वो डिवीजन कमिश्नर के थ्रू आता है और इसमें सिमिलर कॉम्पोजिशन होती है टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लास्ट पे बात की गई प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल। इसमें गवर्नर जो है वो मतलब जिसको गवर्नर जो है प्रोविंशियल लेवल का वो देखते हैं। उसमें जो प्रेसिडेंट है जो कंट्री का उनके पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं हर एक चीज़ को गो थ्रू करने की देखने की। उसके बाद बात की गई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के बारे में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब इसमें क्या हुआ कि जो अयूब खान की जो गवर्नमेंट थी उसे कैरेक्टराइज किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन और ऑटोक्रेटिक रूल के साथ। फर्दर ये कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट थी, मतलब एक पॉलिटिकल तो था बट इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फोकस किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी फोकस किया गया। और उसके बाद उन्होंने एक सेंट्रलाइज कंट्रोल ले लिया था ओवर द योर डिस्कनेक्टेड पॉलिटिकल अनरेस्ट को वाइड स्प्रेड करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है बेसिकली इसमें ये क्या है कि जो गवर्नमेंट मेन जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी वो अयूब खान के दौर में बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट बात की गई यहाँ पर डाउनफॉल ऑफ अयूब खान, मतलब कि जब उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया जस्ट लाइक के अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक और चीज डिस्कस की गई, नॉट अ पॉलिटिकल स्टेट बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बात की गई वो ये कि जो हमारी कंट्री है वो पॉलिटिकल बेस पे नहीं चलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चलेगी। अयूब खान के जो दौर था उसमें ये इस बात को बेसिकली लिया गया था। दैट मीन्स कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक लेवल पर डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिकल भी सोशल भी, हर तरीके में जो राइट्स हैं जो डेवलपमेंट्स हैं वो बराबर की जाएंगे। इसलिए उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, डिसकॉन्टेंट कर दिया गया था पॉलिटिकल जो था उसके
व्यूज और उसके रेस्ट के साथ। अब यहाँ पे बात की गई लास्टली डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। अभी जो सेंट्रलाइज और ऑटोक्रेटिक नेचर थी अयूब खान की हुकूमत की, उसको डिससेटिस्फैक्शन के साथ ग्रो अप किया गया, मतलब लोगों ने उसमें डिससेटिस्फैक्शन शो कर दी। उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक इशू स्टार्ट हो गए, पॉलिटिकल सप्रेशन स्टार्ट हो गई, पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको रेजिग्नेशन उन्होंने मांग लिया था, उनको 1969 में अल्टीमेट किया और फिर उनके एरा का एंड हो गया था। ओवरऑल जो इसमें बात की गई है वो यही कि जो अयूब खान का एरा वो कैसे एक सिग्निफिकेंट और पॉलिटिकल चेंजेस लेके आया था पाकिस्तान के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किस तरीके से लेके आया था, और उन्होंने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, और जो उनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो अल्टीमेटली डिमाइस कर देगी। और उनका जो पीरियड था वो एक क्रिटिकल पार्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को जो कि गवर्नमेंट को फेस करने पर नेशन को डेवलप करने में उसको किस तरीके से इलिस्ट्रेट करें, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। आगे टॉपिक नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है द सेकेंड मिलिट्री रिजाम एंड आफ्टर 1969 to 1971। अब ये जो एरा है ये भी सिग्निफिकेंटली पॉलिटिकल अपहीवल रखता है, अल्टीमेटली इसमें भी जो है पाकिस्तान की सक्सेशन, ईस्ट पाकिस्तान की सक्सेशन और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का सारा जो सीन है वो हुआ था, और इसमें कुछ इवेंट्स को ब्रेक डाउन किया गया फर्दर ड्यूरिंग दिस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की गई कि इस एरा का बेसिकली जो था फॉरेनर या जो भी इस एरा का जो रूलर था वो कौन था, तो उस दिस इज याह्या खान। अब यहाँ पे जो था अयूब खान के बाद ऑटोक्रेटिक रूल जो था वो ख़त्म हो गया, पर जनरल याह्या खान ने दोबारा से मार्शल लॉ लगाई, वो जो चीफ थे आपकी आर्मी के उन्होंने दोबारा से मार्शल लॉ लगाई और फिर से वो सारा जो सिनेरियो था दोबारा स्टार्ट हो गया। अब जो अयूब खान था उन्होंने अलाउ नहीं किया था मतलब नेशनल लीडरशिप की डेवलपमेंट को, और उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो था वो रह गया था पीछे, इसकी वजह से सो याह्या खान ने ऑल्दो जो था उन्होंने जो था उन्होंने पावर की हंगर को तो ख़त्म किया ही था, बट साथ में उनके दूसरे का जो गवर्नमेंट है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मतलब कि ऐसे लोग जो लाइक रिप्रेजेंटेशन करें थ्रू इलेक्शंस। अब याह्या खान ने यहाँ पे 2 मेजर इंपॉर्टेंट जो थे वो डिसीजन लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट हो, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो कि ऑन नवंबर 28, 1969 में उन्होंने अनाउंस किया था डिसोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट को, जिसमें उन्होंने पॉलिसीज़ को रिस्टोर किया और वेस्ट पाकिस्तान और क्रिएशन ऑफ बलूचिस्तान को एक सेपरेट प्रोविंस में दिया। मतलब कि उन्होंने बलूचिस्तान जो पहले एक मतलब लाइक अ पार्ट था वो वेस्ट पाकिस्तान का, उसको एक सेपरेट प्रोविंस एक सूबे के तौर पर बना दिया। उसके बाद सेकेंड उन्होंने ये बात की यहाँ पे 1 मैन एंड 1 वोट। अब इसमें उन्होंने डिस्कस ये किया 1 मैन एंड 1 वोट में कि जो भी मतलब के पार्टीज़ हैं बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उनको इंश्योर करना है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जो भी एक लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान हैड मोर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इट्स लार्जर पॉपुलेशन, मतलब कि हम ईस्टर्न है सो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, इसलिए हम रिप्रेजेंट करेंगे ओवरऑल। सो इसको उन्होंने 2 रूल जो थे वो लगाए, जिसकी वजह से हमारा जो बांग्लादेश है उसकी जो सेपरेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा पीक पे आ चुकी थी अपनी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे बात की लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बारे में, LFO के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि LFO जो था वो 30 मार्च 1970 में इशू करवाया गया था, और इसमें बेसिकली ये रूल सेट किया था कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग्स हैं उन्हें प्रोसेस करवाया गया। इसमें उन्होंने मैंडेटेड किया था कि जो पाकिस्तान है वो एक फेडरल रिपब्लिक रहेगा, और उसमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जो थी वो अभी भी जो ज़रूरत थी वो रिक्वायर थी, और उसका जो फ्रेमवर्क था उन्होंने कहा था कि जो मेजॉरिटीज़ बनाएंगे विद इन 120 डेज़, मतलब विद इन 4 मंथ्स उनको वो पूरा फ्रेमवर्क बना के देना है, और इस टाइमलाइन को वो मेट नहीं कर पाए थे, फिर नेशनल असम्बली की वजह से ये भी सारा मसला डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बात की जनरल इलेक्शन ऑफ 1970। अब ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये सारा जो पॉइंट है जनरल इलेक्शंस का। सो इसमें हुआ ये कि इलेक्शंस के दौरान जो फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शंस थे 7 दिसंबर 1970 को, वो बेस किए गए थे डायरेक्ट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, जिसके रिजल्ट में 2 जो पार्टीज थी वो आप लोगों की जो मतलब लड़ रही थी। एक अवामी लीग थी जो कि ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रही थी, उसमें 167 सीट्स थी आउट ऑफ 169 जो उन्होंने ली थी,
और सेकंड पे आपके पास थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि लेड की गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जो कि स्टिल हमारी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टी है पाकिस्तान में, जो कि फ़िलहाल जो है बिलावल भुट्टो जो है उसको लीड अप कर रहे हैं। अब उन्होंने 81 सीट्स जो थी वो पहले विन की थी, बट बाद में वो 88 हो गई थी आउट ऑफ 144, और वेस्ट पाकिस्तान में प्राइमरली जो पंजाब और सिंध था उस सारे एरा में हमारे पास था। और वेस्ट पाकिस्तान में 167 सीट्स विन की गई थी आउट ऑफ 169, डू रिमेंबर इट। आगे फर्दर यहाँ पे बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बारे में, जाहिर सी बात है इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हमें फेस करने ही पड़ने थे। जो इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, बिकॉज जो मुजर्रब रहमान थे अवामी लीग के जो लीडर थे, उन्होंने डिमांड की थी ईस्ट पाकिस्तान को, जो कि 6 पॉइंट फार्मूला पे उन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑटोनॉमी है वो 6 पॉइंट फार्मूला पे है, सो हमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंडिपेंडेंस दी जाए। मीनवेल जो वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा बांग्लादेश था वो इंटरनल पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईस्ट विंग में प्रिवेंट करना स्टार्ट कर दिया था। एक स्मूथ रेजोल्यूशन स्टार्ट हुई वहाँ पे सारी चीज़ों के मतलब एक वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की बात स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे बात हुई कि जो अवामी लीग का रोल था, मतलब वो यहाँ पे बताया गया, मतलब अवामी लीग का और पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो अवामी लीग ने बेसिकली ये किया कि जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने प्रेफर किया था लीडर इंडिपेंडेंट ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप को, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूनाइटेड मतलब कि ओवरऑल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेम ही होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। बल्कि जो आपकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें भुट्टो ने उन्होंने कहा था कि एक क्लोजर रिलेशनशिप बनाया था याह्या खान के साथ, बट फिर भी उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी पावर शेयरिंग पे विद मुजीबुर रहमान। जाहिर सी बात है कि जो अगर दो प्राइम मिनिस्टर से कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं स्टे कर सकती, ऐसे में कि एक कंट्री को चलाने के लिए दो प्राइम मिनिस्टर से दो ऐसे लोग जो सेम पोस्ट पर हों वो मिलकर एक कंट्री रन आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के ओपिनियंस पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज़ अलग होती है। सो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसमें शुरू हुए। उसके बाद रोल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे थोड़ी सी बात की गई थी, वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी। यहाँ पर सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, सेक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स मीन जो आपका बांग्लादेश बना उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान के जो सजेस्टमेंट थे उसके बाद वो ज़रा इशू स्टार्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर वाले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एथिकल वायलेंस स्टार्ट हो गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और जो मिलिट्री थी, जो मिलिट्री के इंटरवेंशन थी, उन्होंने वहाँ पे एक जनरल तिका खान थे उनके साथ मतलब जो सारे इश्यूज स्टार्ट हुए वो मसला हुआ। फिर यहाँ पे अनरेस्टली तौर पे इंडिया ने जो था वो इंटरवेंट मिलिट्री को प्रमोट करवाया और मिलिट्री एक वॉर स्टार्ट हो गई थी सक्सेशन के लिए। फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान की जो थी वो सक्सेशन हो गया, वो अलग हो गया, और 1971 दिसंबर में बांग्लादेश को उनकी इंडिपेंडेंस मिल गई और वो बिल्कुल सेपरेट हो गया पाकिस्तान से। और यहाँ पे ये फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का सबसीक्वेंट जो क्रिएशन है वो बांग्लादेश के रिजल्ट में आया, और याह्या खान ने फिर यहाँ पे स्टेप डाउन कर दिया अपना, तब उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी और फिर उन्होंने जो पावर थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैंड ओवर कर दी थी। और फिर जो चीफ थे एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रेसिडेंट जो थे वो 1917 को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो ओवरऑल जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके थे। ओवरऑल इस चैप्टर में जो बात की गई है वो सिर्फ इतनी है कि जो पीरियड है ये एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ और इवेंचुअल ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान के साथ जो था वो एसोसिएट और सिग्निफिकेंटली इन चीज़ों को शो करता है। और इस ओवरऑल जो चैप्टर था और जो इवेंट्स हुए इसमें हमने डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखा कि किस तरीके से जो डाइवर्स नेशंस हैं उनके सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, एथिक और रीजन डिफरेंस के बेसिस पर वो डिफरेंट कौमें बन गए, फिर उनको जो था बांग्लादेश को हमें सेपरेट करना पड़ गया। ओवरऑल यही सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई, किस तरीके से वायलेंस वगैरह फेस करना पड़ा। और लास्ट पे जो था दिसंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि जो आपका बांग्लादेश था उसको वो बना दिया गया। टॉपिक नंबर 20 को देखें तो यहाँ पे बात की 21 को देखें तो यहाँ पे बात की गई सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अब यहाँ पे
जो था वो कुछ की पॉइंट्स हैं लेक्चर नंबर 21 में। जो इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो इस्लाम इन बंगाल है, और उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम इन बंगाल की बात करें, जो बंगाल में जो इस्लाम की मतलब जो स्प्रेड किया था वो एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। उसने आपके रीजनल कल्चर और रिलीजियस लैंडस्केप को शेप आउट करने में। सेकेंडली सिग्निफिकेंस ऑफ बंगाली लैंग्वेज की बात की गई, मतलब जो बंगाली लैंग्वेज है वो सिग्निफिकेंटली कल्चरल इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। उसके जो फिगर्स हैं जैसे कि रबींद्रनाथ हैं और रबींद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट एज ए हीरो सेलिब्रेट किया जाता है उनकी लैंग्वेज की वजह से। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने रिजाइन किया था प्रेसिडेंशियली बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो सपोर्ट कर रहे थे ग्रेटर बंगाल को। उन्होंने इसलिए INC से जो था वो रिज़ाइन कर दिया था जस्ट बिकॉज कि उनको बांग्लादेश को सपोर्ट करना था। फिर यहाँ पे हुसैन शहीद आते हैं। उसके बाद उन्होंने पर्पस किया था एक इंडिपेंडेंट बंगाल। उन्होंने यहाँ पे आपके जो थी वो लीडर जो थे जैसे कि जिन्ना गांधी और लियाकत अली खान थे, उनको भी मतलब सब जो था वो सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बट उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को और प्रेसिडेंशियल के INC को सपोर्ट नहीं किया था। ओवरऑल ये बातें की गई हैं कि जो बैकग्राउंड था, जो बंगाल के जो मेन लोग थे, उनकी जो लैंग्वेज और इस्लाम का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में क्या हाथ से कहाँ तक था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। सो अब यहाँ पे डिस्कस ये किया है माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर कि जो बेसिकली आपकी जो पार्टीशन थी 1947 के पार्टीशन, उसने एक सिग्निफिकेंटली रोल प्ले किया था ईस्ट इंडिया के बांग्लादेश ईस्ट इंडिया में, और फ्रॉम जो था वो डिस्क्रिमिनेट होने में, डिफरेंस होने में, अलहदा करने में उसको। अब यहाँ पे जो नॉन बंगाली रीजन था उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। मतलब जो ईस्ट बंगाल था, जो ईस्ट पाकिस्तान है आपका, उसको फेस करने पर डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक निगलेक्शंस को, अंडर डेवलपमेंट्स को एज कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। कल्चर और लैंग्वेज क्राइसिस भी कुछ हद तक फेस करनी पड़ी। मतलब जो बंगालीज थे उनको करंटली इन्फीरियर लैंग्वेज, उनको इन्फीरियर समझा जा रहा था, और उसके अलावा जो था उनको एक मतलब लैंग्वेज क्राइसिस फेस करने पर 1952 में। फिर उन्होंने एम्फसाइज किया अपनी बंगाली लैंग्वेज पर। बाद में क्रिटिकल मूवमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी हिस्ट्री में इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ आउट करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात की गई है यहाँ पर फर्दर। सो पॉलिटिकल मूवमेंट में बेसिकली डिस्कस ये किया गया यहाँ पर कि जो आपकी यूनाइटेड फ्रंट पार्टी है उसके बारे में बताया गया। मतलब जो पार्टी है वो किस तरीके से रोज अप हुई, राइज हुई, उसकी प्रोमिनेंस क्या थी ईस्ट पाकिस्तान के अर्ली पॉलिटिकल सीन्स में। फिर ईस्ट वेस्ट डिसपैरिटी की बात की कि मतलब एक सिग्निफिकेंट डिसपैरिटी थी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे एग्जिबिट किया गया डिफरेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। और फिर 1970s के इलेक्शन और मिलिट्री रोल्स में बात की कि मतलब किस तरीके से जो इलेक्शंस हैं 1970 के, उन्होंने पॉलिटिकल डिवाइडेशंस को हाईलाइट किया और ईस्ट पाकिस्तान के फेवरिंग को किया। अवामी लीग की जो सारे सिनेरियोज थे उनको देखा गया। मतलब जैसे शेख मुजीबुर रहमान थे जिनको ग्रेटर ऑटोनॉमी कहा जाता है, पाकिस्तान का आर्मी रोल क्या था उसमें, मतलब कि जो आर्मी इंटरवेंशन थी और जो सब सीक्वेंट एक्शन है जो कि ईस्ट पाकिस्तान ने दिए थे, उसको किस तरीके से टेंशन और वायलेंस उससे इंक्रीज हुआ था हमारी आर्मी की वजह से भी। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। फिर वेस्ट पाकिस्तान की अरेंजमेंट के बारे में बात की कि जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट और वॉर में आती है। सो इसमें बात ये की गई कि किस तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान की एरोगेंस है उसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसमिसिव हो रही है, और उनका जो ईस्ट पाकिस्तान का एटीट्यूड है टुवर्ड्स, मतलब जो हमारा एटीट्यूड है वेस्ट पाकिस्तान का टुवर्ड ईस्ट पाकिस्तान, सो उसकी वजह से किस तरीके से जो गवर्निंग अनरेस्ट में कंट्रीब्यूशन आ रही हूँ, किस तरीके से वो मतलब कि डिस्टर्ब कर रहे हैं ओवरऑल सिनेरियोस को। फिर बात की गई यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे टेररिज्म को इंक्लूड किया, मतलब कि इसमें इंसिडेंट्स है क्रॉस बॉर्डर के, और इसमें फर्दर स्ट्रेन रिलेशंस वगैरह के बारे में डिस्कशन की गई। इंडियन इंटरवेंशन को डिस्कस किया गया फर्दर। सो इंडियन इंटरवेंशन इज समथिंग कि जब आपके जो इंडिया था वो इंटरवली मिलिट्री जो थी 1971 में, जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ग्लोबल रिस्पॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे। दिस इज आई थिंक यस।
सोवियत यूनियन पार्टिसिपेंट विद इंडिया के बारे में, मतलब ग्लोबल रिस्पॉन्स यहाँ पे जो था, इन्होंने इंडिया को जो था सोवियत यूनियन ने सपोर्ट करा था इंडिया को, और जो यूनाइटेड स्टेट या चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने भी ऑफर किया था एक लिमिटेड सपोर्ट टू पाकिस्तान। उसके बाद वॉर और वायलेंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट चाइना, ये हो चुका इंटरनल वायलेंस इन ईस्ट पाकिस्तान, एक्सटर्नल वॉर विद इंडिया एंड द रिजल्ट इन द लॉट्स ऑफ वॉर ऑफ बाय पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनल वायलेंस स्टार्ट कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो था कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया इंडिया में, जिसकी वजह से डिवास्टिंग वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। फिर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की बात की गई, मतलब इसमें रिजल्ट ऑफ वॉर आई, मतलब जो पाकिस्तान था उसे 1971 में डिफीट मिल गई। इसके रिजल्ट में जो था इंडिपेंडेंस हुई ईस्ट पाकिस्तान के, मतलब बांग्लादेश के। फिर बांग्लादेश जो था वो फॉर्मेट बन चुका था ओवरऑल। एंड पे बात की गई इसकी कंक्लूजन के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि जिसका ओवरऑल सेशन था, ये जो सक्सेशन था ईस्ट पाकिस्तान का, इसने हाईलाइट किया था कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन योर कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो कि फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश के साथ लीड अप करा था। अब इसकी जो डिस्पैरिटीज थी बिटवीन इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उसके बारे में बात की, कैसे वो कंबाइन करें पॉलिटिकल एरोगेंस को, मिलिट्री एक्शंस को एट द स्टेज ऑफ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट। और फिर इवेंचुअली क्रिएशन आई आपकी बांग्लादेश, फिर उस तरीके से जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। लास्टली टॉपिक नंबर 22 की बात करें तो यहाँ बात की गई एडवेंट ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो एंड हिज एरा ऑफ अ फ्यू सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है उनका और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो जुल्फकार अली भुट्टो जो है एक सिग्निफिकेंट पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर हैं, और उनकी जो फर्स्ट प्रोमिनेंस है उन्होंने गेन की थी वो क्लोज एसोसिएशन थी अयूब खान के साथ। सेकेंडली एक उनकी जो एजुकेशन है वो बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से ली गई है। मतलब कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी एजुकेशन हासिल किया है, ब्रेकले और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। फर्दर ये को जो भुट्टो है उन्होंने एज अ बैरिस्टर भी ट्रेनिंग की है लिंकन इन्स में बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स। ठीक उसके बाद बात की गई अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की, सो वो बेसिकली पैदा हुए थे 1928 5 जनवरी को, और उनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1979 को एट द एज ऑफ 51। सेकेंडली के जो बैरिस्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, और ये 4th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के फ्रॉम 1971 टू 1973, और फिर बाद में वो 9th प्राइम मिनिस्टर भी बने पाकिस्तान के फ्रॉम 1973 टू 1979। ओवरऑल जो था इसका ये जो ओवरऑल जो कह लें कि जो भुट्टो का फाउंडेड था ये पाकिस्तान, बेसिकली उन्होंने एक पार्टी फाउंड अप की थी पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसमें उन्होंने एज एन चेयरमैन जो था वो सर्व भी किया। ओवरऑल ये चीज़ें, उसके अलावा कुछ ये कि जो भुट्टो की गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग 1965 उसमें वॉर भी हुई थी विद इंडिया आफ्टर लिविंग अयूब खान कैबिनेट। उन्होंने एक पार्टी फाउंड की एज आई टोल्ड यू, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और फिर बाद में एक पिवोटल फिगर था पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री में इमर्ज हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्टली बात की गई है उनकी बारे में कि फाउंडिंग ऑफ पीपल्स पार्टी जो है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो दिस इज समथिंग कि किस तरीके से वो इस्टेब्लिश हुई, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और बाद में वो इवेंटफुल किस तरीके से था। अब वॉर के बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो वॉर हुई थी 1965 की इंडिया के साथ, जिसमें उन्होंने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था। और उसके बाद अयूब खान का कैबिनेट जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, बिकॉज अयूब खान ने जब उनका कैबिनेट छोड़ा, मतलब जब उनके साथ जो उनकी ओवरऑल डिस्कशन था, जो कुछ उनकी भी मतलब फॉर्मर्स थे और जो उनके रिलेशनशिप्स है या जो उनके जो पार्टिसिपेशन थी यहया खान से, जब उन्होंने उनको स्टॉप आउट किया सर अयूब खान के साथ, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी इस्टेब्लिश कर ली। सेकंड बात की गई यहाँ पे हिज राइज एज अ पीपल लीडर। सो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो बड़े लाइक बिकमिंग अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर, बिकॉज जो भुट्टो की चरिस्मेटिक लीडरशिप थी उसने उनके साथ उन्होंने कुछ प्रोमिस थे, कुछ उनके मतलब पॉइंट्स है जिन्होंने कंसीडर किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को उन्होंने रिफॉर्म बनाया और फिर उन्होंने एक बिलव्ड फिगर बन गए थे अमंग द मैसेज, जिस पर उन्होंने एज एन पीपल जो था बड़ा इन्हांस किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना शुरू कर दिया।
नेक्स्ट बात की गई डिपार्चर ऑफ अयूब खान एंड एडवेंट ऑफ याहिया खान। अब ये भी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी है, बट चलिए दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल शिफ्ट आई थी उसके बारे में बात की गई, मतलब जो अयूब खान का डिपार्चर था पावर में, उसके वजह से याहिया खान को टेक ओवर करना पड़ा। और उसके बाद जो ये ट्रांजिशन थी उसको एक सिग्निफिकेंट वो हमारी हिस्ट्री में रोल प्ले किया। इन सब चीज़ों ने सिग्निफिकेंट चेंज था हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फिर बात आती है 1970s के इलेक्शंस की बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो इलेक्शंस हुए थे आपके जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्ट्री इन वेस्ट पाकिस्तान। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, एक वाइटल रोल प्ले किया था जिसमें भुट्टो ने एक मेजोरिटी के साथ वेस्ट पाकिस्तान ने विन किया था। उसके अलावा जो मुजीबुर रहमान थे उनकी जो अवामी लीग थी वो डोमिनेंट थी ईस्ट पाकिस्तान में। इसके रिजल्ट में अंडरस्कोर अगर रीजनल डिवाइडेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी जो थी वो ख़त्म हो गई हमारी। फर्दर यहाँ बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, इनको भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो लैंग्वेज के बेस पे जो क्राइसिस आए, जो प्राइम मिनिस्टर के बेस पे क्राइसिस आए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक होना चाहिए दोनों तरफ का, या फिर जो जितने भी ऐसे इश्यूज आए उन सबको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बट अगेन वही बात यहाँ पे की गई कि किस तरीके से मतलब वो इश्यूज आए, मतलब जो इलेक्शंस हैं उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया जिसकी वजह से रीजनलिज्म ग्रो करना स्टार्ट हो गया, नेशनलिज्म ख़त्म हो गया था लोगों में। लोग अपने अपने एरियाज अपनी अपनी स्पेसिफिक स्टेट्स को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। इन क्राइसिस की वजह से एक स्प्लिट आया, फिर इंडो पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हुई 1971 में, जिसके एंड पे जिसके रिजल्ट में ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। फिर यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, वॉर के ख़त्म होने के बाद, फॉलोइंग द वॉर जो था वो याहिया खान ने अपना मतलब जो थे हथियार डाल दिए, उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी ओवरऑल जो पॉलिटिक्स थी वो भुट्टो को। और फिर वो एक जो थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो आपके एक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव भी बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए। फिर बात की गई यहाँ पे भुट्टो रिफॉर्म्स की, फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ फर्दर रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया, मतलब उन्होंने नेशनलाइज किया की इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक डिसपैरिटी को रिड्यूस किया। सेकंड पे लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, जिसमें उन्होंने सोशलिस्ट स्प्रेड को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करवाए थे लैंड। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस किया, मतलब नेशनलाइज किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इक्वल एक्सेस प्रमोट की थी। सिविल सर्विसेज की बात की गई तो इसमें उन्होंने परसुए किया था सिविल सर्वेंट, फिर इस पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन विद पॉलिसीज को अलाइन करवाया था। इस किस्म की डिफरेंट उन्होंने जो थी वो रिफॉर्म्स स्टार्टअप की थी। फिर बात की गई यहाँ पे इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका ऑन अप्रैल 21 1972 में एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उसको बनाया गया, जिसमें मार्शल लॉ को रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पे नेशनल असेंबली ने इलेक्शंस अडैप्ट करवाए 1970 में, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसका मुस्लिम होना लाजमी है और वो 5 ईयर्स की हुकूमत करेगा, इलेक्टेड होगा 5 ईयर्स के लिए। जो नेशनल असेंबली है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली बनाई जाएगी और वो एक पार्ट का स्ट्रक्चर होगा उस पूरे पार्ट का। फिर यहाँ पे और ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो प्रोविजनल गवर्नेंस है वो पार्लियामेंट्री होगी और जो गवर्नर है वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। और उसके बाद उसकी सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बावजूद भी जो इलेक्शंस थे उनको नए इलेक्शंस नहीं करवाए गए। और उसके बाद जो इलेक्शन असेंबली थी उनके कॉन्स्टिट्यूट उन्हीं को देखा। फिर 1972 में ये जो बॉडी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको लेटर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब 1973 के आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्कशंस की गई उसको थोड़ा सा यहाँ पे गो थ्रू कर लें। जो सीलियंट फीचर्स थे इनके ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। और अब जो था वो 1973 की तरफ चलते हैं। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बात क्या हुई सिर्फ यहाँ पे भी डिस्कस किया